कार्यक्रम का प्रारंभ करें। मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। जी भाई। पूज्य बाबा जी को नमन करता हूँ, माता जी को नमन करता हूँ, इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तो भैया पहले हम एक बात मान लें कि मान लीजिए मैंने पूरे मध्यस्थ दर्शन को मान लिया तो क्या होगा। दूसरी बात, यदि हमको बोला जा रहा है परमाणु होता है और वो स्वचालित है, तो इसको मेरे को सुन लेने से काम बनता है कि सुनने से काम नहीं बनता है ना। ये दो बड़ी बातें हैं। तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ा हूं, परमाणु होता है और परमाणु क्रियाशील है, उसको सुन लिया था, पढ़ लिया था, नंबर भी ठीक ठाक वहां उस समय जितना चाहिए था मिल गया। क्या मैं उस पर विश्वास कर पाता था? तो मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाता। हाँ, बहस करता था, बहस करने के लिए यही मानता था कि ऐसा है और बहस करता था, ये होता था। तो ये जो वैज्ञानिक विधियों को बाबा जी इतना महत्व क्यों देते? तो विज्ञान यहाँ बैठकर अंतरिक्ष का पूरा वातावरण को अनुमान कर रहा है, उसके बाद ही तो सैटेलाइट छोड़ रहा है, उसके बाद ही तो चंद्रमा में या मंगल में कहीं चला गया वो। तो एक चीज को हमको स्वीकारना पड़ेगा कि मनुष्य में कल्पनाशीलता है, उस कल्पनाशीलता के द्वारा वो सब चीजों को समझ सकता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है साक्षात्कार द्वारा समझ सकता है। तीसरा स्टेप है अनुभव के द्वारा समझ सकता है। ये तीन अलग अलग घाट हमारी जिंदगी में आना है। साक्षात्कार के द्वारा समझ सकता है माने ही है कि अवधारणा हो गई या अवधारणा बोध हो गया या अध्ययन बोध हो गया। ये शब्द बहुत सारे हैं लेकिन अर्थ एक ही है। साक्षात्कार, अध्ययन बोध, अवधारणा, अवधारणा बोध, ये सब प्रतीति, ये एक ही शब्द है, मतलब एक ही अर्थ के लिए अलग अलग शब्द है। तो पहला यदि हमारा बन गया जो तार्किक निष्कर्ष, कल्पनाशीलता में चीजें आ गई कि यही है, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमको हमेशा भ्रम बना पड़ेगा। कल्पनाशीलता में ही ये चीजें निर्णय होनी पड़ेगी पूरी। इसी को हम लोग कहते हैं कि तार्किक निष्कर्ष हो जाए या अच्छी मान्यताएं बन जाए, या इसी को हम आभास कह रहे हैं। आभास का मतलब है वृत्ति और चित्त के बीच में एक रूपता हो जाए, माने चित्रण को तर्क का सपोर्ट मिल जाए। तो यदि मैं कहूंगा कि पानी को मैंने देखा कि पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर तरफ जा रहा, नदी हम सुनते हैं कि झरना पहाड़ के ऊपर से नीचे आता है, मान लीजिए मैं उल्टा बोलता हूं तो लोग कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होता। अब क्या है, इसको लोग क्यों मानेंगे नहीं? क्योंकि उन्होंने बहुत बार देख लिया है और देखने के आधार पर एक प्रकार का तर्क बैठा लिया है। तो ये जो तर्क है हमारे लिए बहुत ही काम की वस्तु है। तो अब मैं घूम फिर के वापस आता हूं कि जैसे हमको आंखों से दिखता है मनुष्य होता है, अब इसको मानना पड़ेगा कि मनुष्य होता है, पेड़ पौधे होते हैं, गाय होती है, ऐसे चारों अवस्थाएं होती हैं। अब ये चार अवस्था है कि एक अवस्था है कि दो अवस्था है कि तीन अवस्था, इसमें हम अंतर कैसे करेंगे? या आम के पेड़ और नीम के पेड़ में भी हमने अंतर किया हुआ है, भले एक अवस्था हो। तो इनमें अंतर करने के कारण क्या है? ये सब तर्क विधि, और इस विधि में हमको जाना होगा। तो जैसे एक बहुत छोटी सी बात मैं सोचता हूं कि जैसे पृथ्वी घूम रही है, यदि पृथ्वी घूम रही है ये बात पक्की है, इसका मतलब है पृथ्वी की एक एक चीज घूम रही, सब मिलके घूम रहे हैं, तो हर चीज घूम रही है। और जैसे इस चीज को हटाएंगे पृथ्वी से बाहर, तो वो खुद भी अपनी दूरी पर घूमने लगेगा जैसे पृथ्वी घूम रही है। उसके बाद पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमने लगेगा। ये एक चीज है जो अस्तित्व में है ही, बिना घुमा वाला कोई चीज मिल नहीं देती। तो इसी क्रम में यदि हम नीचे जाएंगे, हर चीज घूम ही रही है और ये परमाणु स्वचालित है, यहां तक हम पहुंच सकते हैं तर्क विधि से। हाँ भाई, घूम रहा है तभी तो ऊपर की गतियां हैं। यदि हम लोहे के टुकड़े को काट के रख देते हैं, थोड़ी देर में जंग लग जाते हैं, माने लोहे में क्रिया हो रही है।
ये जो क्रिया हो रही है इसके मूल में कोई चीज होगी तभी तो क्रिया होगी। एक फॉर्मूला बाबा जी दे रहे हैं कि जो होता है उसकी निरंतरता होती है, जो नहीं है वो आगे होगा भी नहीं। तो यदि क्रिया मूल में है तो आगे क्रियाशील होगा, यदि क्रिया नहीं है तो क्रियाशील नहीं होगा। तो चूंकि परमाणु निरंतर क्रियाशील है उसके कारण ही आगे जाके क्रियाशीलता की संभावना बन रही है। तो रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रियाएं हो। तो ये एक तर्क के आधार पर हम चीजों को समझ सकते। इस प्रकार के तर्कों को हमें प्रयोग करना होता है पढ़ते समय, सोचते समय, जगह जगह। हम जैसे पढ़ के रट लिए, फिर देखना है कि ऐसा होता ही है कि इसका क्या प्रमाण है। तो तार्किक रूप से हम इन निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं। एक तो परमाणु के बारे में, दूसरा और छोटी छोटी चीजों के बारे में मैं कहता हूं कि जैसे पदार्थावस्था पहले आया कि प्राणावस्था पहले आया। भाई पदार्थावस्था खड़े कहां है, प्राणावस्था खड़े कहां पर है? पदार्थ के ऊपर। उसका भोजन क्या है? हवा है, पानी है और मिट्टी। तो इन तीनों के बिना तो पदार्थ का अस्तित्व संभव ही, प्राणावस्था का अस्तित्व संभव ही नहीं। इस सामान्य तर्क से यदि हम देखेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा कि पहले पदार्थावस्था आई, उसके बाद प्राणावस्था। इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे और हम उसको और गहराई में देखते जाएंगे तो सारी चीजें हमको दिखती जाएगी। मतलब ये कल्पनाशीलता में आता जाएगा और कल्पनाशीलता में हमारे निष्कर्ष बनते जाएंगे। और एक बार कल्पनाशीलता में निष्कर्ष बना तभी साक्षात्कार की हम कामना करेंगे, उसके पहले साक्षात्कार नहीं होगा। और उसके पहले अध्ययन विधि का कोई मतलब ही नहीं। तो एक क्रम है, पहले इंद्रियों से मन में आएगा, फिर वही चीज वृत्ति में जाएगा, वही चीज चित्त में जाएगा, वही चीज बुद्धि में जाएगा, वही चीज आत्मा में जाएगा माने उसी वस्तु को आत्मा अपने ढंग से स्वीकारेगी, उसी चीज को बुद्धि चित्त सब अपने अपने ढंग से स्वीकारेगी। तो ये पूरी एक बात है जिसको हमको देखना होता है। इस प्रोसेस को हमको लगाना पड़ेगा। ये अध्ययन विधि का पहला चरण। तो अध्ययन की जो परिभाषा है, अधिष्ठान की साक्षी में और अनुभव की रोशनी। तो जैसे दर्शन तो अनुभव की रोशनी में बाबा जी ने दे दिया। अब अधिष्ठान की साक्षी का क्या मतलब होगा? मेरे अधिष्ठान की साक्षी में, मेरे आत्मा की साक्षी में मेरे आत्मा की स्वीकृति हुई। क्या बिना बुद्धि के आत्मा की स्वीकृति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो जिसको भी हम अध्ययन कह रहे हैं उसमें बुद्धि की स्वीकृति हुई और आत्मा की भी स्वीकृति हुई। किसी का वो अनम्यूट है तो आवाज थोड़ी आ जा रही है बीच में। जी, बहुत सारे लोगों को खुल गए हैं इसलिए हो जाएगा। तो अधिष्ठान के साक्षी का मतलब यही है कि हमारी आत्मा तक चीजें पहुंच गई। मतलब मन से लेकर आत्मा तक वो वस्तु चली गई। मानना मन से स्टार्ट होता है और आत्मा तक जाता है। जानना चित्त के प्रत्यावर्तन से शुरू होता है और आत्मा के प्रत्यावर्तन तक चलता रहता है। क्योंकि जब तक आत्मा प्रत्यावर्तित नहीं होती तब तक व्यापक वस्तु को जान नहीं सकता है। तो इसीलिए आत्मा का प्रत्यावर्तन तक जानना है और जानने का जो स्टार्ट पॉइंट है वो चित्त के प्रत्यावर्तन से कर रहे हैं। क्योंकि जो चीजें निरंतर हैं उसको पहचानने वाली जो न्यूनतम शक्ति है हमारे पास या न्यूनतम बल है वो चित्त ही है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसके आधार पर हम चीजों को समझेंगे। तो ये एक बेसिक चीज है। इन प्रकार के तर्कों का हम प्रयोग करेंगे और तर्क सम्मत हो गया माने आभास हो गया। तो मन और वृत्ति के बीच में जो चीजें स्वीकृत हुई उसका नाम है भास। वृत्ति और चित्त के बीच में जो चीजें स्वीकृत हुई उसका मतलब है आभास। माने हम उस चीज का तर्क दे सकते हैं, ऐसा है तो क्यों है, कैसा है। और चित्त और बुद्धि के बीच में जो चीजें हैं उसका नाम है साक्षात्कार या प्रतीति। माने चित्त को पता है या बुद्धि को भी पता है।
तो ये स्टेप हैं जिसमें हमको चीजों को पहचानना होता है। अब एक आधार बन गया, अब हम एक एक करके प्रश्न को ले सकते हैं। तो यदि आप प्रश्न बता देंगे भैया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी भैया। पहला प्रश्न है भैया, सहअस्तित्ववादी विज्ञान के आधार पर जो परमाणु की बात मध्यस्थ दर्शन के आलोक में बाबा जी ने हमें बताया है, वह प्रचलित विज्ञान के परमाणु अवधारणा से कैसे अलग या समान है? ठीक है भैया। तो प्रचलित विज्ञान क्या कह रहा है? एक ऋण आवेशित कण है, उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। एक धन आवेशित कण है, उसको प्रोटॉन नाम दिया। और एक बिना आवेशित कण है, इसको न्यूट्रॉन नाम दिया। और उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया, धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। अब ऋण और ऋण एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, धन और धन एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। यहां तक मेन फॉर्मूला दिया। इसके बाद जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल और न्यूट्रल विकर्षण नहीं करेंगे, ये बोला। न्यूट्रल और धन विकर्षण नहीं करेंगे, न्यूट्रल और ऋण विकर्षण नहीं करेंगे। तो न्यूट्रल और न्यूट्रल के बीच में जो क्रिया होगी, न्यूट्रल और धन के बीच में भी वही होगी, और न्यूट्रल और ऋण के बीच में भी वही होगी। ये तीनों को एक मान लिया। यहां से एक प्रकार की चीजें, तीनों तो एक होनी नहीं चाहिए। दोनों न्यूट्रल है तब तो है कुछ एक होगा, एक न्यूट्रल है एक धन है तो उससे भिन्न हुआ ना। और वैसे एक न्यूट्रल है और एक ऋण है, उसमें भी कुछ भिन्न। तो इस मॉडल को लेकर उन्होंने पूरे चीजों को आगे बढ़ाया है। इसको भी हम कैसे पाए? इलेक्ट्रॉन होता है, पहले इसको पहचाना, और उसके बाद हमारी सोच आगे बढ़ने लगी। मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है कि एक व्यापक वस्तु है जो ऊर्जा है उसमें डूबे होने के कारण घूम रहा है। अब परमाणु में घूर्णन गति कहां से आई? आई है ना, ये तो पक्का है। वैसे पृथ्वी में भी घूर्णन गति होगी, इसमें कहां से आई? तो घूर्णन गति आने के लिए इसमें ऊर्जा तो चाहिए। परमाणु अंश मान लिया इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, लेकिन अपनी दूरी पे वो क्यों घूम रहा है? प्रोटॉन भी ऋण आवेशित है, वो भी अपनी दूरी पे क्यों घूम रहा है? और न्यूट्रॉन भी ऋण आवेशित, बिना आवेश के, फिर वो अपनी दूरी पे कैसे घूम रहा है? इन तीनों के लिए क्या फर्क है? कैसे संभव है ना। धन और ऋण तो घूम लेंगे, चलो मान लिया, है ना। धन और ऋण को भी घुमाना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि घूमना अस्तित्व में एक ही प्रकार से हो सकता है। हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, ये दो प्रकार से घूम रहे हैं, कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे देखने की ओर से डिपेंड करता है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। एक चीज घूम रही है, उसको हम नीचे से देखें तो क्लॉकवाइज दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, या इसका विपरीत भी होगा। तो घूमने के लिए जो चीजें हैं, शक्ति है, बल है, वो कहां से मिलेगा, इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो मध्यस्थ दर्शन की जो मूल अवधारणा हुई वो क्या है? ऊर्जा जो है व्यापक वस्तु है, और ऊर्जा में डूबे होने के कारण इकाई घूम रही। ये एक मूल तर्क आया। और अभी हमने देखा कि घूमना तो एक ही प्रकार से संभव है, अपनी धुरी पर घूमेगा। यदि अपन कंटिन्यूअस कोई गति की बात करें, कंटिन्यूअस, तो अपनी धुरी पर ही घूमना होगा। इसको कई प्रकार से सोच सकते हैं कि आधा पूरा घूमा, उसके बाद फिर उल्टा घूमने लगा, फिर पूरा घूमा, फिर उल्टा घूमने लगा, है ना। इस प्रक्रिया में जाएंगे तो तार्किक रूप से तो हम यही पहुंचेंगे कि पूरे एक चक्कर घूमने के बाद उसका स्पीड शून्य हुआ, शून्य होने के बाद विपरीत हुआ, या ये शून्य मतलब गति रहित हो गई, कंटिन्यूअस गति नहीं हुई। इसको हम कई प्रकार से बोल सकते हैं। आधा घूमा, फिर ऐसे हुआ, वापस लौट आया। इसको बोल सकते हैं कि 2/3 हुआ, फिर वापस घूमा, या पहले 25% घूमा,
फिर 50% उल्टा हुआ। इसके हम लाखों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तार्किक रूप से। अस्तित्व में कैसा है वो तो बात की बात है। तो तार्किक रूप से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, अपनी धुरी में निरंतर घूमना ही एक ही प्रकार से संभव है, वो है सीधा घूमे, मतलब एक ही डायरेक्शन में घूमे, वो वापस नहीं, तब एक प्रकार बनेगा। और यदि कई प्रकार से बनाना चाहेंगे तार्किक रूप से, तो 1% एक डायरेक्शन में और 99% दूसरे प्रकार से, या 98%, ऐसे करके लाखों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये दो प्रकार की चीज हम तार्किक रूप से हम वहां पहुंचेंगे। तो व्यापक वस्तु ऊर्जा है और ऊर्जा में डूबे होने के कारण प्रत्येक इकाई क्रियाशील है। क्रिया का निरंतर क्रिया एक ही प्रकार से हो सकता है, वो अपनी धुरी पर घूमना, जो कि एक ही प्रकार से होता है, दो होता नहीं है। हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कहते हैं, वास्तव में वो एक है, क्योंकि हमारे देखने के जगह से हम उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो अंश तो एक ही प्रकार का मिला था। सारे अंश एक प्रकार के हुए, क्या है, वो निरंतर अपनी दूरी पर घूम रहे हैं और ऊर्जा का स्रोत व्यापक है। तो ये मध्यस्थ दर्शन के आधार पर एक तार्किक तरीके से हम पहुंच सकते हैं कि सारे अंश एक क्यों हुए। और ये जो ऋण धन, इस तर्कों को भी एक बार हम अपनी ओर से सोच के देख सकते हैं। अब आती है दूसरी बात कि दो अंश होंगे तो वो कैसे घूमेंगे। तो दो अंश हों और दोनों घूम रहे हैं अपनी दूरी पर, तो एक तो है कि दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और वैसे ही अपने घूमते रहे। इनके बीच में कोई पहचान या आदान प्रदान अब नहीं हो रहा है, संबंधों का निर्वाह नहीं हो रहा है। जैसे ही इनके बीच में निर्वाह की बात करेंगे तो क्या होगा, एक केंद्र में घूम रहा है, दूसरा उसके चारों तरफ घूम रहा है, यही हो सकता है। एक और कर सकते हैं कि एक केंद्र में घूम रहा है, दूसरा उसके चारों तरफ घूम रहा है, तीसरा दूसरे के चारों तरफ घूम रहा है। मतलब एक आउटर सर्कल में घूम रहा है, एक इनर सर्कल में घूम रहा है। तो इतने ही प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। संभव ही नहीं है निरंतर क्रिया के हम कॉम्बिनेशन और बना के बताएं। तो एक अपनी दूरी पर घूम रहा है, दूसरा अपने चारों की तरफ, दूसरा उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो यही एक चीज हुई, यही परमाणु का मॉडल हुआ और यही पूरे अस्तित्व का मॉडल है। धरती अपनी दूरी पर घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। चंद्रमा अपनी दूरी पर घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। तो यदि पृथ्वी को हटा के चंद्रमा की जो गति को देखने की कोशिश करें, आजकल आप इंटरनेट में देखेंगे तो चित्र मिल जाएगा, तो चंद्रमा एक प्रकार से एक परिपथ में स्पाइरल गति बनाते हुए घूम, स्पाइरल के केंद्र में पृथ्वी है और उसके चारों तरफ घूम रहा है। जैसे अपन स्पाइरल पैड बनाते हैं ना, वैसा आगे बढ़ता रहता है। उसी गति से चंद्रमा पृथ्वी के ओर घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और फिर सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। तो चंद्रमा की सूरज की गति ऐसे दिखेगी। और मान लो सूरज भी किसी के चारों तरफ घूम रहा है, तो पृथ्वी की गति चंद्रमा वाली हो जाएगी और चंद्रमा की फिर डबल वो हेलिकल टाइप की हो जाएगी। तो इस प्रकार से गतियां बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मूल में जिसको भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन कह रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन मोशन है नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा गति पथ में वो घूमने के कारण हम किसी उसके छोटे पार्ट को देख पाते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन दिखता है। तो अंततः गति हमको दो ही मिल रही है, वर्तुल और घूर्णन। तो वर्तुल और घूर्णन एक दूसरे से मिले हुए। इसके साथ एक और कंपन गति को भी बाबा जी ने जोड़ा है। तो कंपन गति उससे बिल्कुल अलग एक प्लेन में देख रहे हैं। यदि इसको एक प्लेन में देख रहे हैं तो उसको दूसरे प्लेन में देख रहे हैं। इतना ही अंतर है, दोनों प्लेन एक दूसरे के वर्टिकुलर मतलब परपेंडिकुलर है। तो जो अपनी दूरी पर घूम रहा है उसी को दूसरे इसमें देखेंगे तो दूसरे प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन में देखने की कोशिश करेंगे तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, जैसे पेंडुलम एक जगह से स्टार्ट हुआ, फिर मैक्सिमम ऊपर तक गया, फिर वापस आके उसी जगह पर आया, फिर दूसरी जगह तक पहुंचा और आया। तो इसमें पेंडुलम को के प्रकार की गति को हम देखेंगे तो एक केंद्र जगह से मानकर ऊपर तरफ गया, उसके बाद फिर वहां तक आया, फिर पुनः नीचे गया, फिर वहां तक आया।
तो ये जो इस दिशा में जो गति होगी उसको कंपन कहेंगे, या इसको यदि वर्तुल कहना चाहेंगे तो दूसरे वाले को कंपन कहेंगे। ये दोनों गतियां मिलके होती है। इतना पूरा है, बाकी तो इसके कॉम्बिनेशन बताए गए। तो मोटा मोटा हमको क्या मिल रहा है, जो अंतर है कि ऊर्जा का स्रोत व्यापक वस्तु है। जैसे इसको स्वीकारते हैं वैसे ही आ जाता है कि प्रत्येक इकाई अपनी दूरी पर क्रियाशील होकर निरंतर घूम रही है, और इसके प्रकार क्या हो सकते हैं, वर्तुल और कंपन हो सकते हैं। वर्तुल और कंपन एक इकाई में दिखेगा, उसको यदि दो इकाई में देखेंगे तो इस प्रकार से अलग अलग इसकी गतियां दिखेगी। जैसे दो अंश हैं तो दो अंशों में दोनों अंश अपनी दूरी पर घूम रहे हैं, पहला अंश दूसरे के चारों तरफ घूम रहा है और पहला अंश दूसरे के चारों तरफ कंपन गति भी कर रहा है, और पहला जो दोनों अंश हैं वो अपनी दूरी पर घूम रहे हैं, साथ साथ उनकी जो धुरी है वो भी कंपित हो रही है। ये पूरा गति मिलेगा। फिर से एक बार बोल देता हूँ, कोई अंश अपनी धुरी पर घूम रहा है, उसके साथ साथ उसकी धुरी भी हिल-डुल रही है। यदि उसको हम खड़े में परपेंडिकुलर पोजीशन में देख रहे हैं और वो अपनी धुरी में घूम रहा है, तो उसकी जो धुरी है वो भी हिल-डुल रही है। इसको अपन कहेंगे कंपन गति। ये दो गति एक अंश में मिली, वैसे ही केंद्र वाले अंश में भी मिली। इन दोनों को मिला के फिर ये दोनों तो रहती है, साथ में वो जो इनका परिपथ है, जो परिवेश में जो घूम रहा है, वो भी वर्तुल और कंपन हो जाता। और जैसे जैसे इसको हम संख्या बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स गति मिलती जाएगी। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ। तो बाबा जी के बताए गए सिस्टम में और इस सिस्टम में इतना अंतर है। अब इसके बाद के पूरी चीजों में अंतर होगा, क्योंकि उन्होंने एक वैलेंसी का सिस्टम बनाया, माने संयोजकता, एक जो दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, और उसके आधार पर उन्होंने स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है। जैसे दुनिया में किसी से भी पूछो जो इस केमिस्ट्री को पढ़े हैं, बोलेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो अपना एक 6 कोना वाला स्ट्रक्चर दे देगा। शुगर का क्या है, वो एक स्ट्रक्चर दे देगा। इसके बाद प्रोटीन का क्या है वो दे देगा, फैट का क्या है या अल्कोहल का क्या है, हर एक का वो एक स्ट्रक्चर बता देगा। न केवल इसका बल्कि मान लो फिटकरी है उसका भी दे देगा, है ना, नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड है, उसका भी दे देगा। क्यों? क्योंकि इसके मूल में इन्होंने जो कल्पना किया है वो क्या है, आवेश के आधार पर आकर्षण, जिसी को ये संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। तो इन वैलेंसी 1 होती है, 2 होती, 3 होती, इसको उन्होंने फिर जमाया है पीरियोडिक टेबल में, है ना। उन्होंने बड़ा सिंपल ले लिया है कि 8 है और 4 है और 1 है। तो 4 कार्बन सिलिकॉन वाला जो ग्रुप है उसकी वैलेंसी 4 माना है। तो 4 दोनों हो सकता है, 4 प्लस और 4 माइनस। उसके इस तरफ जो नाइट्रोजन वाली चीजें होती है वो 5 और 1 आएगा, 5 और 3 आएगा, मतलब और उसके बाद वाला 6 और 2 आएगा, तो 6 प्लस में रहेगा और 2 माइनस में रहेगा। वैसे ही क्लोरीन वाला जो ग्रुप है वो 7 प्लस हो सकता है और 1 माइनस हो सकता है, और वो 0 हुआ। इस तरफ से इन्होंने पहले वैलेंसी सेट किया और इसके बाद फिर उसको देखा, और इसके मूल में ये कैसे पहुंचे। जैसे इन्होंने हमेशा देख लिया कि एक हाइड्रोजन 2 ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ये कैसे देखा? वजन के हिसाब से देखा। मतलब उन्होंने जो समान वॉल्यूम वाला एक नियम है, सबसे पहले उसको पहचाना। तो एक बार आप उसको पढ़ के देखेंगे ना, जो विज्ञान ने जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे, तो हमेशा एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, सॉरी, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का हमेशा 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन से क्रिया करता है हमेशा। इसके आधार पर उन्होंने ये लगा लिया कि 1:2 ही होता है। ये सब करते करते फाइनली वो संयोजकता में गए, इन्होंने तार्किक विधि से उस संयोजकता को निकाला। तो ये तो उन्होंने ठीक निकाल लिया कि ये इस अनुपात में निकलते हैं, निश्चित अनुपात का नियम है शायद, है ना उसका नाम। तो इस प्रक्रिया में निकाला और हमेशा उतना ही हो रहा है, क्योंकि वो वॉल्यूम के आधार पर या वजन के आधार पर उन्होंने टेस्ट कर लिया, है ना। वॉल्यूम के आधार पर पहले टेस्ट किया, फिर वॉल्यूम और वजन का क्या संबंध है उसके लिए उन्होंने एक मोल नाम का कंसेप्ट लाया
कि यदि समान ताप दाब है तो उसमें एक मोल मतलब एक निश्चित वॉल्यूम में सबके समान परमाणु होंगे, है ना। तो इस विधि से उन्होंने तार्किक विधि से ये पूरे सारे चीजों को बढ़ाया है और बाद में उसमें वैलेंसी नाम की एक चीज को बाद में जोड़ा गया। वैलेंसी पहले समझ में नहीं आई, वैलेंसी बाद में समझ में आई। तो अब यदि हम इस मॉडल को बढ़ाना चाहेंगे, बाबाजी वाले मॉडल, तो अब हमको ये जो परमाणु घूम रहे हैं इसके आधार पर निश्चित अनुपात वाले नियम को हमको जोड़ के हमको उस पर कुछ तर्क देने पड़ेंगे। इसके बाद फिर इनके स्ट्रक्चर को देखने जाएंगे, जब ऐसा होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अब हम लोगों में से किसी को ऐसा एक नहीं, कोई बड़े ग्रुप को पढ़कर इस पर सोचना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, अपने मॉडल देने पड़ेंगे और उसको हम निष्कर्ष करके आगे बढ़ाएंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे इस विधि से। नहीं तो हम इतना ही बोल पाएंगे जितना बाबा जी ने बोला, उससे अधिक हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो एक काम है यहाँ पर सोचने वाला, और सोचते जाएंगे तो उसके अंदर के तर्क हमको समझ में आते जाएंगे। तो ये एक तरीके से परमाणु का मॉडल धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। तो एक भाग है, इस पर मैंने थोड़ी सी बात किया है, आप लोग सोचिएगा, फिर कभी मौका होगा तो उस पर भी बात करेंगे। जी भैया। दूसरी, मान लीजिए एक परमाणु अपने में दो अंश है, एक मध्य में है। अब कोई किसी ने कुछ बोला? हेलो हेलो, किसे? जी भैया, आगे बढ़ो। जी भैया। जी भैया, किसी का माइक खुल गया। तो जैसे एक अंश अपनी दूरी पर घूम रहा है मध्य में, और दूसरा अंश उसके चारों तरफ घूम रहा है, इसको हम मान लिया परमाणु ऐसा ही होता है। अब दो परमाणु यदि साथ साथ आ गए तो क्या होगा? पहला वाला भी घूमता रहेगा अपनी दूरी पर, दूसरा वाला भी घूमता रहेगा। ये दोनों के आपस के जो संबंध होंगे इसके आधार पर देखेंगे तो दोनों में पास आना दूर आना, पास आना दूर आना, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना है, उसका कोई प्रमाण होगा, क्रिया के रूप में, गति के रूप में दिखेगा। तो पास आना दूर आना, पास आना दूर आना होगा। पास आना दूर आने को ही हम कहेंगे स्पंदन। इतना ही। यदि हम मूल में एक परमाणु को यदि कल्पना करें उसका आकार कैसा है, तो आप देखिए, जैसे एक परमाणु अंश है केंद्र में, दूसरा उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो चारों तरफ जो घूम रहा है उसकी दूरी हर बार एक जैसी नहीं, वो थोड़ा अंडाकार होने के कारण एक तरफ ज्यादा गया और दूसरे उसके तरफ कम गया। और ये यदि अंडा का जो कोण है बदलता रह रहा है, तो ये हमको ऊपर से देखने से लगेगा कि ये थोड़ा देर के लिए छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ, छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ। जैसे हम लोग बहुत सारे जो शादी वगैरह में जो सजाते हैं, तो वो जो लाइटिंग इफेक्ट ऐसा रहता है जैसे छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, वही चीज इस रूप में दिखती। तो एक परमाणु को भी देखेंगे वो संकोचन प्रसारण टाइप का दिखता रहेगा। एक परमाणु भी यदि हम देखेंगे तो दो को जब मिला के देखेंगे तो भी यही उसका चित्र दिखेगा, दो से ज्यादा भी दिखाएंगे तो यही चित्र बनेगा। तो इसी को हम संकोचन प्रसारण कह रहे हैं, इसी को हम स्पंदन कह रहे हैं। अब इसी संकोचन प्रसारण के अलग अलग जगह नाम दिए हैं। जो मुख्य रूप से बाबा जी ने नाम दिया है, तो ये क्रिया तो एक ही है, क्रिया को पदार्थावस्था में संकोचन प्रसारण कह रहे हैं, इसी को प्राणावस्था में स्पंदन कह रहे हैं। यही चीज हो रही है, क्रिया वही, क्रिया के नाम अलग। भैया पदार्थावस्था में संकोचन प्रसारण कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, जी भैया, है ना, संकोचन प्रसारण, और प्राणावस्था में स्पंदन। स्पंदन, है ना। ये अधिकतर यही कंसिस्टेंसी मेंटेन है, कहीं कहीं एक ही चीज को दो ही कर दिया, क्योंकि क्रिया तो एक ही है ना। कभी कभी नाम एक्सचेंज भी हो गए होंगे। तो ये जैसे परमाणु जो अंश है वो व्यापक में डूबा है, घिरा है, भीगा है। जो भीगा हुआ है, भीगा हुआ को दो प्रकार से देख रहे हैं। इकाई की ओर से देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इकाई व्यापक में भीगी।
व्यापक की ओर से देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि व्यापक इकाई में पारगामी। एक ही चीज के दो नाम दिए गए, इकाई और व्यापक है, और इकाई व्यापक में डूबा भीगा घिरा है। हम भर रहे हैं, इकाई की ओर से देख रहे हैं तो भीगा बोल रहे हैं, व्यापक की ओर से देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि व्यापक इसमें आर पार है। एक ही चीज के दो नाम दे दिए गए। अब इसी चीज को और आगे व्याख्या किया, बल संपन्नता आ गई ये भीगा हुआ के लिए। एक और नाम दिया, चुंबकीय बल संपन्नता आ गई एक अंश में। एक अंश को जब बोला जा रहा है तो देखिए शब्दों की रचना कैसे बनी है। उसको हम कह रहे हैं कि भीगा हुआ है इकाई, या व्यापक उसमें पारगामी है। इसी को कह रहे हैं बल संपन्नता आ गई है इकाई। इसी को फिर कह रहे हैं, सेम चीज के लिए अलग नाम दिया गया है, चुंबकीय बल संपन्नता आ गई। एक अंश में इतने सारे चीजें हुई। अब दो अंशों के बीच में क्या होगा, इसी चीज को श्रम बोला जा रहा है, माने साथ रहने की प्रवृत्ति। जो बल संपन्नता आ गया है, व्यापक के साथ रहने का जो प्रवृत्ति है उसी को बल संपन्नता कह रहे हैं। वही प्रवृत्ति से जब दूसरे अंश के साथ रहने की बात आती है उसको श्रम बोल रहे हैं, श्रम बोल रहे हैं। इसी के फिर एक और भाग हुआ है कि कुछ पास आना कुछ दूर होना, ये भी बना रहता है। तो श्रम इस प्रकार से आकर्षण के रूप में भी दिख रहा है, पास आना और दूर आने के रूप में। तो भैया जी, बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता दोनों में क्या डिफरेंस होगा फिर? कोई डिफरेंस नहीं। तो फिर अलग अलग नाम? यही जो साथ रहने की प्रवृत्ति होगी एक अंश में, तो हर अंश में बल संपन्नता है। बल संपन्नता माने क्या, किसी के साथ रहेगा, किसी के साथ रहेगा, उसके लिए जो शब्द दिया है वो है चुंबकीय बल संपन्नता। चुंबक प्रचलित शब्द है। चुंबक में क्या होता है, एक दूसरे के साथ चिपक जाता है और रहता है साथ में एक निश्चित दूरी में। तो अभी जो हम चुंबक कब बोल रहे हैं, जब एक जगह से चल के दूसरे जगह जा रहा है चिपकने के लिए, उस कंडीशन में हम चुंबक कह रहे हैं। चिपक गया है उसको चुंबक कह रहे हैं। साथ रहने को हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, नोटिस नहीं कर रहे हैं वैज्ञानिक विधि से। वैज्ञानिक विधि से क्या बोल रहे हैं, जब वो चलता है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में चिपक गया, साथ रह रहा है, मुख्य बात नहीं आ रही। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साथ रहना है। तो चुंबकीय बल संपन्नता से वो वहां तक पहुंचा और वो साथ रहना कहलाया। साथ रहने के लिए फिर उसी को हम श्रम बोला और फिर अलग अलग फिर आगे बढ़े। इसी दो परमाणु में यही चीजें हुई। तो दो अंश अब परमाणु बनाने के लिए प्रवृत्त हैं। इसका नाम दिया अणु ने बल संपन्नता, और दो परमाणु अणु बनाने के लिए जो चुंबकीयता है उनमें या साथ रहने की प्रवृत्ति है उसका नाम दिया अणुबंधन। दो अणु आपस में मिलकर और बड़ा बनाने की प्रवृत्ति है, उसका नाम है भार बंधन। तो मूल में व्यापक वस्तु और इकाई के बीच में जो साथ रहने वाला भाग है जिसको बल संपन्नता या चुंबकीय बल संपन्नता कह रहे हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते दो अंशों के बीच में परमाणु के भीतर एक अलग नाम दिए जिसको बोल रहे हैं साथ रहना या श्रम। दो परमाणुओं के बीच में अणुबंधन बोला गया, दो बड़े अणुओं के बीच में इसको भार बंधन बोला गया, और इसके ऊपर सारे चीजों के लिए भार बंधन बोला गया। इस प्रकार से शब्द की रचना किया है। तो इसको एक बार आप देख सकते हैं। मूल तो वस्तु है जो क्रियाशील है, क्रियाओं के बीच में जो स्थितियां उसके लिए अलग अलग शब्द रखे गए। तो यदि ये मूल समझ में आता है तो फिर इसके बड़े सारी चीजें समझ में आती है। तो विज्ञान ने इसके बड़े चीजों के लिए अपने व्याख्या दिया। जो तो मैंने बोला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बता दिया, अल्कोहल का स्ट्रक्चर बता दिया। किसी भी साइंटिस्ट से पूछो, सब जो स्ट्रक्चर बताएंगे वो एक जैसा ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मूल में जो मान्यता ली है वो एक, उसके आधार पर एक तर्क बनाया, संयोजकता लिया है ना, और उस तर्क के आधार पर आगे बढ़ते तो एक ही स्ट्रक्चर देंगे। तो हम अभी इस दिशा में काम नहीं किए, उस पर हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि बाबा जी का काम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, उसलिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। उन्होंने मुख्य प्रयास क्या किया, जीवन है इसको लोग समझ जाएं, व्यापक वस्तु है वो समझ जाएं, मानवीयतापूर्ण आचरण है वो समझ लाएं, व्यवस्था है वो समझ जाए, मानवीय व्यवस्था क्या है वो समझ जाएंगे। ये बाबा जी का फोकस पॉइंट रहा।
है ना, क्योंकि यदि परमाणु बताते तो लोगों को मतलब इतना ही होता कि भाई हम ऊर्जा कहाँ से पा जाए, ईंधन कहाँ से पा जाए, परमाणु बम जैसी चीज कैसे बना ले। हेलो हेलो, कुछ बोला भैया आपने? नहीं भैया, म्यूट हो गया। अच्छा, तो ये जो उन्होंने माना है उसके आधार पर पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। हमको इस स्ट्रक्चर में जो लॉजिकल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमको कभी उसमें जाने की जरूरत तो पड़ेगी। भैया एक तो बार अनुबंधन और भार बंधन को पुनः थोड़ा बताएंगे भैया, क्योंकि भार बंधन, क्या परमाणु में भार बंधन नहीं है? एक अंश का, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जो आदान प्रदान की क्रिया जो होती हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ जो आदान प्रदान है, तो उसमें क्या भार बंधन नहीं है? देखिए भैया, ये मूल में चीज एक ही है, उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। क्या क्या मूल वस्तु है? साथ में रहने की प्रवृत्ति। वो कहां से आया? भीगा होने के कारण। तो इसके क्या क्या नाम है? पहला नाम है बल संपन्नता, दूसरा नाम है चुंबकीय बल संपन्नता। ये अंश के स्तर पर कह रहे हैं, और इसी चीज को, सेम चीज को दूसरे स्तर पर अंश के से जो बड़े हैं परमाणु, वहां पर क्या कह रहे हैं? साथ रहने की प्रवृत्ति या श्रम। इसी चीज को और बड़े स्तर में दो परमाणु के बीच में क्या कह रहे हैं? अनुबंधन। दो अणुओं के बीच में क्या कह रहे हैं? भार बंधन। चीज वही है, क्या है? साथ रहने की प्रवृत्ति या जो बल संपन्नता है। जी भैया, बहुत। इसी चीज के अलग अलग नाम है, आप कहीं भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, सब सही है। लेकिन जब हम कम्युनिकेट करने जाएंगे तो ये समझ में नहीं जाएगा कि हम दो परमाणु के बीच में बात कर रहे हैं, कि दो अणुओं के बीच में बात कर रहे हैं, या परमाणु के अंदर की बात कर रहे हैं, है ना। कम्युनिकेशन में सुविधा होने के लिए इस प्रकार की शब्दावली को हमको चुनना ही पड़ेगा। जी जी भैया, है ना, मेरी बात पहुंची भैया? हाँ, बढ़िया से भैया, है ना, क्योंकि परमाणु के अंदर हम बात कर रहे हैं, या परमाणु से हट के बात कर रहे हैं, या दो परमाणु के बीच में बात कर रहे हैं, या दो अणुओं के बीच में बात कर रहे हैं, या दो बड़े अणुओं के बीच में, ये स्पष्ट नहीं होगा। इसके लिए शब्दावली को निश्चित किया जाता है। जी। तो भैया ये थोड़ी सी तार्किक बातें मैंने रखा, पता नहीं आप लोग को कैसा लगा होगा। नहीं, बहुत अच्छा। तो अंततः एक निष्कर्ष है, और ये दोनों भिन्न है। बाबा जी जो मॉडल बोल रहे हैं और ये जो मॉडल बोल रहे हैं, एक चीज में समानता है, वो भी कह रहे हैं कि घूम रहा है ना, बाबा जी भी कह रहे हैं घूम रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है ना। जैसे पेड़ को मैं देखता हूं और एक साइंटिस्ट देखता है, दोनों को दिखता वही है, उसके बाद की अंदर की व्याख्या में अंतर है। तो वैसे ही परमाणु को वो कल्पना कर पाते हैं, बाबा जी भी कर पाते हैं, और उसकी जो व्याख्या में जाते हैं तो ऊर्जा की जगह में भ्रम होने के कारण सारी व्याख्याएं भिन्न हो गई। तो मूल में व्यापक ऊर्जा है मान लेने से उनके अपने आप सारी चीजों पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। और व्यापक ऊर्जा, इसका प्रमाण के लिए क्या, अपनी धुरी पर कोई चीज क्यों घूम रही है, पृथ्वी क्यों घूम रही है, जहां जा रही है उनका तो जो परिपथ है वो लाखों किलोमीटर का है, बल्कि लाखों भी है नहीं, करोड़ों किलोमीटर का है। तो पूरे करोड़ों किलोमीटर में ऊर्जा भरा हुआ है, तब तो उसको मिल रहा है। तो इस आधार पर व्यापक ऊर्जा है ये स्वीकारना बन पाता है। व्यापक ऊर्जा है ये स्वीकारता ही ये पूरा मॉडल खत्म हो जाता है ना। हमको फिर नया मॉडल सोचना पड़ेगा। तो नया मॉडल का थोड़ा सा भाग बाबा जी ने बोल दिया, हमने स्वीकार कर लिया, और इसके अंदर के जो कनेक्शन है, जैसे वैलेंसी वाला और ये सब चीजों को हमको फिर आगे उस पर प्रयास करके ये जो तार्किक मॉडल देना पड़ेगा, क्योंकि आज इसी को पढ़ाया जाता है। उसकी जरूरत है कि नहीं, एक अलग मुद्दा है ना। लेकिन यदि कोई उस पर विश्वास करना चाहेगा तो उधर ही जाएगा। तो चूंकि आज पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसकी शोध की जरूरत पड़ेगी। आज आगे पता नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी।
जी भैया। जी भैया, तो मैंने अपनी तरफ से तो बात रख दी। यदि आप लोग की ओर से इस पर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, है ना, नहीं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। जी भैया नमस्ते। जी भैया आपने अभी कहा जो प्रचलित विज्ञान परमाणु का मॉडल बता रहा है, और एक अब जो नया तर्क आया है व्यापक के आधार पर, तो एक बाबा जी का परमाणु मॉडल, ऐसा पढ़ने की आवश्यकता अभी चूंकि पढ़ाया जा रहा है इसलिए है, बाद में इसकी प्रासंगिकता रहेगी कि नहीं, ये उस समय की बात है। मेरा साधारण सा यही प्रश्न है कि क्या मानवीयता को समझने के लिए परमाणु को समझना जरूरी है? यदि जरूरी नहीं होता तो इसका जिक्र बाबा जी नहीं करते। जी, तो परमाणु को मॉडल को, बाबा जी के मॉडल को भी समझना और उसकी व्याख्या आवश्यक है। क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ? यदि जी भैया बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि यदि अपन परमाणु के मॉडल को नहीं समझेंगे तो जीवन के मॉडल को नहीं समझ पाएंगे। जीवन भी मध्य में एक है और कई परिवेश हैं, वो भी एक परमाणु, और जीवन ज्ञान यदि नहीं होगा, मतलब जीवन की निरंतरता है यदि स्वीकार नहीं होगा, तो फिर हमारा सारा जो आचरण है क्षणिक कार्यों में लगेगा। तो ये स्वीकार होना बहुत जरूरी है कि जीवन निरंतर है। जीवन निरंतर होने के लिए अस्तित्व में मॉडल क्या है वो भी समझ में आना पड़ेगा, और जैसे साक्षात्कार होगा अपने आप उसकी गहराई में चले जाएंगे। तो ये आवश्यक है भैया। जी भैया धन्यवाद। जी भैया आपने बताया कि जैसे अंश है या परमाणु है, तो वो जो उसमें कंपनात्मक और वर्तनात्मक जो घूर्णन है, गति है, उसके बाद पुनः जो वो बड़ी व्यवस्था के लिए घूमती है, तो प्रथम गति क्रियाशीलता हुआ, दूसरी गति को क्या कहेंगे भैया? उस अस्तित्व में उसकी क्या भूमिका हुआ, उसको ऐसे देख पाएंगे क्या? बड़ी के लिए घूमता है माने? जैसे भैया पृथ्वी है, तो पृथ्वी में कंपनात्मक गति और वर्तनात्मक गति है, तो चूंकि वो ऊर्जित है तो इस अर्थ में वो क्रियाशील है। फिर पृथ्वी जो है आवाज कट हो गई भैया, एक तो मान लीजिए उसकी स्वयं की गति हुआ, मैं आवाज, हाँ भैया आपकी आवाज कट गई थी। पृथ्वी जो है यहाँ से आया, फिर आगे समझ में नहीं है, फिर से एक बार बोल दीजिए। हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ, जैसे पृथ्वी में कंपनात्मक और वर्तनात्मक गति है, ये घूर्णन गति है उसमें, लेकिन एक बार वो जो बड़ी चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो ये दोनों चक्कर लगाना मतलब ऊर्जा दोनों तरफ से, मतलब एक तरह से ऊर्जित है, व्यापक में है, तो एक दो गति बन रही है भैया, कंपनात्मक और वर्तनात्मक, और एक पर बड़ी व्यवस्था में घूम रही है, मतलब ये सूर्य के चारों तरफ। इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करें कि दोनों की एक मान लीजिए क्रियाशीलता हुआ, फिर ये बड़ी चक्कर लगाना, ये क्या हुआ? देखिए, बड़ी चक्कर लगाना लोगों ने पहचाना, कैसे पहचाना कि भाई पृथ्वी और सूरज को देख रहे हैं तो रोज सूरज उग रहा है और रोज डूब जा रहा है, और इन दोनों को जब लिया गया तो ये तर्क आया कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। इसी को दूसरे प्रकार से भी देख सकते थे कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही, तो एक ही चीज मिलेगा, चाहे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है या सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, इतना ही दिखेगा, है ना। जो दिख रहा है उसकी व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है, लेकिन यदि और भी चीजों को जैसे शामिल करते हैं, बुध को, शुक्र को, तो हमको यह स्वीकार करना पड़ जाता है कि सब कि पृथ्वी सूरज केंद्र में है और सब उसके चारों तरफ है। इन पृथ्वी और सूरज से उतना पता नहीं चलेगा। पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा और साथ में दो चार जो ग्रह हैं, उन सबको देखने से पूरा मॉडल समझ में आएगा। माने समझ में आने का मतलब हम तार्किक रूप से उस निष्कर्ष तक, है ना, और उसमें फिर ग्रहण भी समझ में आ जाएगा सूरज और पृथ्वी के और चंद्रमा के तीनों को देखने पर। तो ये जो तर्क है, इनसे पृथ्वी की गति, सूरज की गति, चांद की गति, इससे चांद कितने बजे निकलेगा, देखिए चांद रोज एक समय में नहीं निकलता है, रोज एक जितना बड़ा नहीं निकलता है। तो जो लोगों को कौतूहल होता रहा कि भाई चांद छोटा कैसे हो जा रहा है, चांद खत्म कैसे हो गया,
अचानक सूरज छुप कैसे गया? उसके लिए इन गतियों को समझना पड़ा। इन गतियों को समझने से राहु और केतु नाम के दो पॉइंट मिले, दो मैथमेटिकल पॉइंट है ये, दोनों की छायाओं के ये कटान बिंदु। तो इसके आधार पर राहु और केतु दो मैथमेटिकल पॉइंट मिले, इन दोनों के आधार पर उन्होंने इसकी व्याख्या कर दी। वैसे ही जो सूर्य सिद्धांत आया कि सूर्य मध्य में है और बाकी सब चारों तरफ घूम रहे, वो आ गया। तो इन गतियों से यदि हमको इधर इंटरेस्ट है, इधर कौतूहल है हमारा, जिसको एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र कहते हैं, तो ये क्यों घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं, कितने दिनों में ये सब होगा, ऐसे कल्पनाओं के लिए लोगों ने ये मॉडल बनाया और वो 100% सही के आसपास हो। इन गतियों से इतना ही फायदा है, बाकी रोजमर्रा के जीने में इसकी जरूरत नहीं। तो लोगों ने स्वयं को नियंत्रित होने के लिए कुछ विधि बनाया, भाई रविवार को ये करूंगा, मंगलवार को ये करूंगा, बुधवार को ये करूंगा, एकादशी को ये करूंगा, पूर्णिमा को ये करूंगा, द्वितीया को ये करूंगा। ऐसा करके हम हर समय अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश की है। किससे? एक उन्होंने बड़ी व्यवस्था मान लिया, बड़ी व्यवस्था, आज एकादशी है, कल द्वादशी है, परसों त्रयोदशी, तो हर दिन में इन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया। फिर कॉम्बिनेशन बोला, मंगलवार और एकादशी है, बुधवार और एकादशी है ना, ऐसा करके सोमवार है और अमावस्या है, ऐसा करके इन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए और उस दिनों में अलग अलग प्रकार से साधना विधि या स्वनियंत्रण करने की एक प्रणाली को पहचाना। तो उन्होंने ये मान लिया कि जो प्राकृतिक जो सिस्टम है उसके साथ हम अपने आप को ट्यून कर रहे हैं। एक तो ध्यानाकर्षण बना हुआ है और अपने आप को नियंत्रण करने की विधियों को पहचाना हुआ है। तो आस्था वाली विधि से वहां तक आया था कि एक एक छोटी छोटी गतियों को पहचाने, गतियों को पहचानने के बाद जो घटनाएं हैं उसको कैसे हो रहा है और उसके साथ स्वनियंत्रण कैसे रहे। अब जैसे नवरात्रि मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है भाई? कोई एक पर्टिकुलर ग्रहों की पोजीशन है जो हर साल आती है, उसी दिन मनाया जाता है, दूसरे दिन नहीं मनाया जाता। जैसे कुंभ का मेला क्यों मनाया जाता है? हर 12 साल में कैसे आता है? तो सिंपल है कि पृथ्वी और ये जो बृहस्पति है जब कुंभ राशि में आ जाता है तो कुंभ मनाया जाता है। उसमें भी फिर सूरज का एक निश्चित पोजीशन है, वो तो 1 वर्ष रहता है, उसके बाद सूर्य किस महीने में रहेगा, तो सूरज की भी पोजीशन आई। फिर चंद्रमा की भी कुछ पोजीशन है जिसमें बड़े बड़े स्नान होते हैं, है ना। तो वे सूर्य और चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में ये मेले को, कुंभ मेले को पहचान रहे हैं, इसीलिए 12 वर्ष में एक बार होता है। वैसे सिंहस्थ होता है जो उज्जैन में, ऐसे ही हरिद्वार वाला, ये इलाहाबाद वाला है। तो ये सारे चीजों को कैसे हम देख रहे हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, उसके आधार पर हम स्वनियंत्रण कैसे हो इसको उन्होंने तय किया। स्वनियंत्रण भी बोलिए या समाज को नियंत्रण कैसे बना के रखे, नियंत्रित करके रखें, इसके लिए भी विधियां सोचा। कृषि को भी बाद में इसी से जोड़ा गया। सूर्य जब इस नक्षत्र में आया तो ये बो, जब उस नक्षत्र में आया तो वो चीज बो, उस नक्षत्र में काट लो। ऐसा करके इन्होंने चीजों को निश्चित करने की कोशिश किया ताकि हमारे सामने फ्यूचर का जो भी कार्यक्रम है वो निश्चित रहे। निश्चित करने के लिए मुख्य रूप से ज्योतिष ही एकमात्र आधार रहा। उसी को ज्योतिष बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, बड़े दिन की छुट्टी हो, माने या गर्मियों की छुट्टी हो, ये किस आधार पे कर रहे हैं? सूर्य के आधार पे तो कर रहे हैं। सूर्य कोई पर्टिकुलर जगह पे पहुंचेगा तब उसको गर्मी बोलेंगे, कोई पर्टिकुलर जगह में आएगा तो ठंडी बोलेंगे। अभी भी वही कर रहे हैं, है ना। संडे को छुट्टी क्यों दे रहे हैं या गर्मी की छुट्टी क्यों दे रहे हैं? तो ये सारी चीजें क्या है, हमको अपने आप को नियंत्रित करने के लिए जो बड़ी व्यवस्था है, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, बृहस्पति, इनके साथ हम तालमेल करते हैं। तो ज्योतिष में और सब चीजों को रखा गया है ना। जैसे शादी होगी और ब्याह होगा या नहीं होगा, तो बृहस्पति है, शुक्र है, ये सूरज के जब ज्यादा पास कोई भी ग्रह आ जाता है तो यहाँ से दिखता नहीं, है ना। सूरज की चमक ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं अस्त हो गया। तो अस्त हो गया तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, तो विवाह और ये सब चीजें नहीं करेंगे। तो अभी मोटा मोटा तौर पर
जो हम जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न लोग, उसमें सूरज का ही मुख्य रूप से काम है, चंद्रमा का भी काम नहीं। कहीं भी पूर्णिमा अमावस्या में कोई छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं होता। सूरज के हिसाब से हमने कुछ चीजों को बना लिया। लेकिन परंपरागत जो आप भारतीय ज्योतिषों को देखेंगे तो हम सूरज चंद्रमा को भी शामिल करते थे, उसी का नाम तिथि है ना। सूरज और चंद्रमा की सम्मिलित गति को मिलाकर हम कह रहे हैं तिथि, न केवल सूरज की गति नहीं। फिर इनके और भी, जैसे बृहस्पति को जोड़ लिया या और किसी को जोड़ लिया, इसमें और बड़े बड़े त्योहार आ गए जैसे कुंभ वगैरह है। तो ये है। तो बड़ी गतियों के साथ हम अपने आप को नियंत्रित करें, उसके लिए विधि को सोचा गया और आज भी घूम फिर के हम वही कर रहे हैं। बस केवल हम सूरज को लिए हुए, उन लोगों ने और चीजों को ले लिया। उसकी सार्थकता कितनी है पता नहीं, लेकिन स्वनियंत्रण होने में या समाज के नियंत्रण होने में मदद मिलती है। भाई संडे को छुट्टी रहेगी, गर्मी के समय में स्कूल की छुट्टी रहेगी, उसका डेट भी तय है। और गर्मी का जो डेट तय होता है कि वो सूरज किस डिग्री पर है उससे तय होता है ना। सूरज की डिग्री होती है ना, एक अंश होता है, कितने अंश पे आया है, उससे सारे चीजों को तय कर। जी भैया, मेरी बात पहुंची होगी तो। जी भैया, तो भैया इसमें मुझे समझ में आ रही है कि कंपनात्मक या वर्तलात्मक गति जो है वो स्वयं व्यवस्था के लिए है, और ये जो बड़ी गति होती है जैसे सूरज के चारों तरफ, तो वो सहअस्तित्व के रूप में हम इसको देख सकते हैं, या बड़ी व्यवस्था भूमिका के रूप में इसे देख सकते हैं क्या भैया? हाँ, ऐसे तो है, अभी भी ऐसी है। महीना कैसे बनता है ना, महीना दिन ये किस आधार पर? कोई ना कोई गतियों, इन्हीं की गतियों के आधार पर हम बता रहे हैं। महीना और दिन की क्या जरूरत है? तो हमको लगा कि रोज एक काम नहीं कर सकते, या अलग अलग जलवायु मौसम में अलग अलग काम करने पड़ेंगे, तो उसको नियंत्रित कर लिया कि कितने दिनों के बाद हमको ये करना है। तो स्व नियंत्रण के अर्थ में या समाज के नियंत्रण के अर्थ में ये चीजें सोची गई और की जा रही थी, और अभी भी वैसा ही किया जा रहा है। भले ही हम कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम मानते हैं सूरज को, तभी हम एक वर्ष बनाते हैं, तभी हम महीने बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और कोई आधार ही नहीं है हमको, कोई धरती के अंदर की चीजों को निश्चित करने के लिए सूरज चंद्रमा जैसी चीजों के साथ ही हमको ट्यून होना पड़ेगा, उसी को आधार बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे समझेंगे? जी धन्यवाद भैया। जी, और भैया कोई इस पर कोई? भैया अगले प्रश्न को ले ले। जी, अगला प्रश्न है भैया, विकास क्रम के रूप में पदार्थावस्था से प्राणावस्था की रचना में उदात्तीकृत होने में परमाणु में कौन सा प्रयास पाया जाता है, अर्थात प्राण कोशिकाओं में स्पंदनशीलता के पाए जाने का क्या आशय है? हालांकि इसकी चर्चा आपने कर दी है भैया, फिर भी थोड़ा और। जी, मूल में तो परमाणु जो है वो परमाणु अंश ही क्रियाशील है, व्यापक में डूबे भीगे होने के कारण, उसके कारण परमाणु क्रियाशील है, उसके कारण अणु भी क्रियाशील है और स्पंदनशील है या संकोचन प्रसारणशील है। तो ये क्रिया करते रहने के कारण इसके आगे की स्थितियां अस्तित्व में निश्चित हैं। क्या है? प्राणावस्था बनेगी, प्राण कोशा बनेगा, उसके बाद की आगे चीजें निश्चित है। तो इसी को विकास क्रम कह रहे हैं। तो अस्तित्व में ये परमाणु अंश से लेकर दिव्य मानव तक के बहुत सारे स्टेज, और वो स्टेज फिक्स है, ऐसा नहीं कि कोई नया हो जाएगा। ये जो चीजें क्रम से बनती जाएंगी या बन के आई हैं, और उनकी परंपरा भी बन गई है। तो जैसे नीम का पेड़ की परंपरा बढ़ गई है, आम के पेड़ की बन गई है, गाय की बन गई है, और आदमी के, मनुष्य के शरीर की भी परंपरा बन गई। ये सारी चीजें हो गई है, और इसके मूल में यही कारण है कि श्रम गति परिणाम के कारण अलग अलग प्रकार के परिणाम, अलग अलग प्रकार के परिणामों को ही हम विकास क्रम में देख रहे हैं। तो ये पूरी चीजें बनी हुई है। तो ये पर्टिकुलर रूप से
विकास क्रम होता है, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, ये होता है। इस पर यदि हमको विश्वास हो जाए तो फिर हम पाएंगे कि हम कहां पर हैं। इसके बाद जो सारा व्यवहार है, जो जिसको हम विवेक कह रहे हैं कि मैं किसको बड़ा मानूं, किसको मुझसे श्रेष्ठ मानूं, जिसके पीछे मैं चल पाऊं, अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन या जिज्ञासा कर सकूं, उस चीज को समझने के लिए जरूर अपने आप का भी मूल्यांकन जरूरी है और बाकी हम समाज में जिनके बीच रहते हैं उनका भी जरूरी है। एक तो थ्योरेटिकल है कि भाई मानव से देव मानव विकसित है, देव मानव से दिव्य मानव विकसित है, लेकिन जब व्यवहार करने जाता हूं मैं कैसे पहचानूं कौन मानव है, कौन देव मानव है, कौन दिव्य मानव है, कौन पशु है, कौन राक्षस है। तो ये पहचानने के बिना हम निर्वाह ही नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि अब हमको पहचानना होता है कि मैं कहां पर हूं, मेरे चारों तरफ के लोग कहां पर है, उसके आधार पर संबंध की बात होगी, निर्वाह की बात होगी। तो इसको पहचानना का ही नाम है विवेक, जो लाइव चीज माने हर क्षण हमको निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये समझना, ये जो थ्योरी पढ़ने के बाद जब हम व्यवहारिक प्रक्रिया में आते हैं तभी समझ में आता है कि हमारे ये मित्र इतने आगे हैं, ये इतने आगे हैं, ये उतने आगे, और तब हम निश्चित कर पाते हैं। तो थ्योरेटिकल रूप से एक आधार मिलता है, लेकिन अंततः जीने की जगह या जो मूल्यों का अनुभव या जो तृप्ति, ये सारी प्रक्रिया के लिए हमको व्यवहारिक प्रक्रिया में ही जाना होता है। और व्यवहारिक प्रक्रिया में एक मोटा मोटा अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसको भी मान सकते हैं व्यवहारिक प्रक्रिया है, लेकिन इससे ज्यादा जो प्रक्रिया है मानव शरीर और उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए जो अनिवार्य कार्यक्रम, उसमें भागीदारी करना। और भागीदारी सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम से कर लेना। अभी क्या आ रहा है, हम भागीदारी करते करते इन नियमों को छोड़ के दूसरे शॉर्टकट विधियों में चले आ रहे हैं, जिसके कारण एक और अनेक लोग दुखी हो जाते। तो यही करना है, और सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक नियम से। तो भैया इतना ही बात समझ में आता है मुझे। भैया इसमें जो स्पंदनशीलता की बात है, तो क्या स्पंदनशीलता को हम पदार्थावस्था में भी कह सकते हैं? देखिए, दो परमाणु यदि पास में रहेंगे, दोनों के बीच में पहचान होगी, तो यही होगा कि आस पास आएंगे, पास आएंगे, पास जाएंगे। तो उसी को संकोचन प्रसारण कह रहे हैं। जड़ में क्रिया वही है, प्राणावस्था में भी हो वही रहा है। श्वसन होने के कारण हर सेल में वो संकोचन प्रसारण दिख रहा है, उसको अपन स्पंदनशीलता कह रहे हैं। और वो हर प्राणावस्था में फिर बना हुआ है, तो ये तो बना ही रहेगा भैया। जी भैया, स्पंदनशीलता को बाबा जी ने भैया एक जगह और प्रयोग किया है, चिंतन के साथ। जो मानव में जो चिंतन है वहाँ के साथ भी स्पंदनशीलता को जोड़ा है, स्पंदन को जोड़ा है। तो वहाँ पर इसका क्या पूरा वाक्य बताएंगे तो फिर मैं इस पर कुछ बोल पाऊंगा। कुछ शब्दों को अलग अलग संदर्भों में कुछ बोला है ना, लेकिन मुख्य रूप से जो एक ये अर्थ लेकर पूरी पुस्तक को लिखा गया है। कहीं कहीं किसी और जगह पर कुछ बोला गया है, तो उसके लिए पूरे संदर्भ को समझना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ भैया। ये एक्चुअल में ये टेलीग्राम में एक प्रश्न आया था और उसमें भी ये देखने को मिला, जिसमें कहा है कि कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय ही है। कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय ही है। चिंतनशीलता स्पष्टता हेतु की गई धावन क्रिया ही स्पंदन है। चिंतन क्रिया मैं पूरा पढ़ देता हूँ। ऐसना त्रय में से के लिए एक सूत्रता प्रतिस्थापित करने योग्य चिंतन क्रिया ही इप्सा है। ऐसना त्रय में से के लिए एक सूत्रता प्रतिस्थापित करने योग्य चिंतन प्रक्रिया ही इप्सा है। यही चिंतन क्षमता की विशालता को स्पष्ट करती है। चिंतन क्षमता की विशालता को स्पष्ट करती है। चिंतनशीलता जीवन सहज गति की शालीनता है। चिंतनशीलता जीवन सहज कंपनात्मक गति की शालीनता है।
कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय ही है। चिंतनशीलता स्पष्टता हेतु की गई धावन क्रिया ही स्पंदन है। तो यहाँ जो यहाँ पर जी भैया, हाँ, यहाँ पर स्पंदन को अलग अर्थ में दे रहे हैं, है ना। जी भैया, तो स्पंदन जैसे एक शब्द आया है शालीन जी, तो अब ये एक प्रकार से इस शालीन के बिना भी वही अर्थ आएगा, है ना। शालीन का मतलब क्या है? शालीन हम व्यवहारिक रूप से जो बहुत ही सभ्य और शिष्ट विधि से प्रस्तुत होता है उसको हम शालीन कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब वही है कि चिंतन क्रिया की शालीनता है, तो चिंतन क्रिया कंटिन्यूअस उसी रूप में चल रही है ना। इस शालीन का मतलब तो यही निकलेगा। जी जी भैया। तो ये प्रमुख रूप से व्याख्या करने वाले ये शब्द नहीं है ना, जिससे दर्शन की और बहुत स्पष्टता हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये उसकी एक प्रकार से सहयोगी शब्द है ये, और इन सब शब्दों को परिभाषित नहीं किया जाता है बार बार। हाँ, बहुत अच्छा है ना, इसकी परिभाषा नहीं किया गया। वैसे ही स्पंदनशीलता एक प्रकार से जोड़ दिए हैं। तो स्पंदनशीलता मतलब जीवन में जो तृप्ति पाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का कोई एक भाग है, इस रूप में कह जी, है ना। यहाँ वो जड़ के साथ जो अर्थ है वो नहीं आया जी। तो जो आपने अर्थ रखा भैया कि मुख्य बात साथ होने की जो है, उसी में क्रियाशीलता और उसी के अर्थ में स्पंदनशीलता। हाँ, तो स्पंदन ये पूरा जड़ के रूप में बोला जा रहा है, ठीक है ना। और जड़ के रूप में जब बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से हम गतियों की वर्णन कर रहे हैं। जैसे जितना भी हमने वर्णन किया, गति और दूरी, बस इतना ही। जैसे परमाणु चक्कर लगा रहा है ना, गति के प्रकार की बात कर रहे हैं, वर्तुल और कंपन, है ना। और इसमें दूरी का बहुत महत्व नहीं है, ना। जैसे ही हम दूरी को भी ले लेंगे और गति को भी ले लेंगे तो समय एक नया चीज पैदा हो जाएगा। जो भौतिक विज्ञान का जो पूरा जो काम है ना, ये दूरी के साथ, गति के साथ दूरी को जोड़ दिया है, उसके साथ समय भी आ गया। यहाँ पर जो अध्ययन है, हम उसमें कहीं भी गति की तो बात कर रहे हैं, दूरी की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, है ना। इसलिए समय की बात नहीं हो रही। वैज्ञानिक अध्ययन में क्या है, गति के साथ ये दूरी को ले आते हैं, दूरी आया माने समय आ गया, और फिर हम अध्ययन करने जाते हैं। क्योंकि हमको जड़ में अध्ययन नहीं करना है, हमको क्या अध्ययन करना है, वर्तमान क्या चीज। तो वर्तमान में दूरी और समय का कोई मतलब ही नहीं। जी जी भैया, बहुत सुंदर भैया। आज तो समय 6 बज गए हैं जी। बल्कि अभी कई प्रश्न तो रह गए, हालांकि हम लोगों की काफ़ी स्पष्टता हुई है, ऐसा मुझे लगता है। जी। 1-2 प्रश्न अगर किन्हीं के हों अभी तक की चर्चा में से, तो उसको देख लेते हैं भैया। तो अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो फिलहाल अभी तक की चर्चा में से, तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि भैया जी समय देंगे तो चाहे तो कल भी किया जा सकता है, या फिर नेक्स्ट वीक में जब भैया जी की अनुकूलता होगी। मेरे को लगता है कि अगले वीक में इसी दिन रख लेते हैं। तब तक जो मेरी बातों से यदि कोई किसी को तकलीफ हो गई होगी या विरोधाभास हो गया होगा आपस में, तो उसको भी एक बार आप लोग चर्चा कर लीजिए और उस पर हम बात करेंगे। हाँ, ये भी ठीक रहेगा भैया। अगले वीक में हम इसी दिन रख सकते हैं। हाँ, ये इसी वीक इसी समय। जी भैया, बहुत अच्छा भैया। और किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो कृपया रखें। भैया, जो अभी आपने कई स्तरों पर देखकर साथ रहने की प्रवृत्ति को बताया, जैसे परमाणु के स्तर पर श्रम, अणुबंधन और भार बंधन को, अणु के स्तर पर, फिर रचनाओं के स्तर पर, फिर मानवीयता सजने के स्तर पर जो व्यवहार की परिभाषा में आता है साथ रहने के लिए किया गया श्रम। तो ये अलग अलग स्तरों पर साथ रहने की प्रवृत्ति के नामकरण हैं।
ये बहुत ही स्पष्ट हुआ भैया। जिससे बाबा जी लिखे ना, पदार्थावस्था धन श्रम बराबर प्राणावस्था, प्राणावस्था धन श्रम बराबर जीवावस्था, जीवावस्था बराबर श्रम बराबर ज्ञानावस्था, और फिर आगे ज्ञानावस्था धन श्रम बराबर विश्राम। तो यहाँ पर श्रम का मीनिंग हर जगह अलग है ना, लेकिन अलग होते हुए भी एक जगह तो एक चीज तो सेम ही है कि श्रम गति परिणाम निरंतर बना हुआ है और उसमें आगे गतियां हो रही है। तो ये साथ रहने की प्रवृत्ति है या साथ बने रहना? वही देखिए, मानव साथ बने नहीं रह पा रहा है, झगड़ा हो जा रहा है जी, है ना। इसके मूल में जाएंगे तो मन वृत्ति चित्त भले ही मजबूरीवश गठन पूर्णता के कारण साथ में है, लेकिन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये छोड़ के तो भाग नहीं सकते जी, है ना। तो क्या हो रहा है, विरोध कर रहे हैं, इसी का नाम है श्रम। यदि विरोध खत्म हो जाए तो इसका नाम है विश्राम। तो बाबा जी ने एक समय तक इसी श्रम को विश्राम में मानव के स्थान पर लाया, उसके पहले श्रम को बना के रखा। श्रम का विश्राम कहीं नहीं बोला है। मानव में आने के बाद, क्योंकि मानव में कर्म स्वतंत्रता है और यह संभावना है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे या अनुरूप होंगे, मन वृत्ति वृत्ति चित्त बुद्धि जो भी है ना, तो उसके लिए उन्होंने फिर श्रम और विश्राम का शब्द लाया। जी भैया, धन्यवाद भैया। भैया अभी तक स्पंदनशीलता को हम प्राणावस्था से ही सोचते थे, अभी तक जितनी सूचना थी, लेकिन आज आपने जड़ में भी बताया उसी को बने रहने तो वो क्रिया सब जगह एक है। देखिए, अब उसका नाम जो बाबा जी ने दिया है प्राणावस्था में, उसको स्पंदनशीलता नाम दिया है, पदार्थ अवस्था में इसको संकोचन प्रसारण नाम दिया है। क्रिया एक ही है, पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना, है ना। इसी चीज को परमाणु में भी दिया, क्रिया को देख रहे हैं। ये परमाणु जो है, अंश एक पास आते हैं दूर आते हैं, पास आते हैं दूर आते हैं, इसका नाम दिया परमाणु। तो पहले हमको क्रिया यदि स्पष्ट हो जाए, फिर हमको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या नाम दिया गया है, और मोटे तौर पर उसकी कंसिस्टेंसी माने किस जगह क्या प्रयोग करना है, वो हर बार लगभग एक जैसा ही है। कहीं कहीं थोड़ा सा बदला है, जैसे हमने अभी देखा भैया ने जो ये किया कि उसने चिंतन में एक स्पंदन शब्द को लाया बाबा जी। तो ऐसे कुछ शब्द आए हैं, है ना, पर मुख्य रूप से ये भाग चल रहा है और हमको ये क्रिया समझ में आनी चाहिए बस। तो मेरा भी प्रयोग करने के अर्थ में मैं भी स्पंदनशीलता को प्राणावस्था में ही प्रयोग करता हूँ, और शरीर के रूप में जब प्राण काम करते हैं, मानव शरीर के बारे में भी उसी को बोलते हैं। और उसके लिए फिर जैसे उसी को हम धड़कन कह देते हैं, धड़कन भी एक प्रकार का स्पंदनशील, हृदय की धड़कन या सांस की जो गति है, ये सब स्पंदनशीलता के ही अलग अलग फॉर्म है। जी भैया जी, धन्यवाद भैया। भैया शिवकुर्य भैया जी का एक प्रश्न है चैट बॉक्स में, कल्पना शक्ति को बढ़ाने के उपाय बताए, ऐसा क्वेश्चन लिखे थे। कल्पनाशीलता अक्षय है, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना। कल्पना क्या है, अस्तित्व सहज होना या अस्तित्व के विपरीत होना, इतना ही होता है। तो बढ़ाना यदि कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से सही करना होगा वो कि अस्तित्व सहज कल्पना हो जाना, और अस्तित्व सहज जो नहीं है उसको ठीक करना। तो मूल कंसेप्ट यदि हम देख लें कि ऊर्जा है और व्यापक वस्तु ऊर्जा है, यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सारी कल्पनाएं धीरे धीरे अस्तित्व सहज होगी। परमाणु होता है, ऐसे करके जो एक एक माइलस्टोन है, परमाणु होता है, प्राणावस्था होती है, जीवावस्था होती है, ज्ञानावस्था होती है, मानव पद होता है। जैसे जैसे इनको हम स्वीकारते जाएंगे, हमारी कल्पना वैसे वैसे अस्तित्व सहज होती जाएगी। कल्पना तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अक्षय है। कुल मिला के हमको अपनी कल्पनाशीलता को सहअस्तित्ववादी नजरिए की तरफ ले जाना होगा, व्यवस्था की तरफ ले जाना होगा, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? जी जी, बढ़िया भैया जी। भैया जी, क्या जीवन परमाणु में भी अंशों का पास आना दूर जाना होता है या नहीं होता? होता ही है, होता ही है जी, बिल्कुल। जी भैया, आज तो समय हो गए हैं,
तो हम अगले ठीक है भैया। हाँ फ्राइडे को पुनः सभी इसी समय हम मिलते हैं भैया। जी, सभी को बहुत नमस्ते। धन्यवाद भैया। लोगों को नमस्ते। प्रणाम भैया। हरिहर। आदर प्रणाम। नमस्ते, सभी को नमस्ते। और आज हमारी एक विशेष स्वास्थ्य